मायावती की राजनीति समझ जाए हर कोई, ये उसकी बस की बात नहीं। उन्होंने अपना कद, अपना स्टेटस मेंटेन बना के रखा है। न ज्यादा बोलती हैं, न ज्यादा किसी से बात करती हैं, न अनर्गल जो है बयानबाजी करती हैं। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपको स्वागत है। सबसे पहले तो आजकल ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले बहुत ढेर सारा घमासान मचा हुआ है। तमाम समीकरण इधर से उधर हो रहे हैं। आज मैं समीकरणों पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती पहली ऐसी नेता रही उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 2017 में ईवीएम पर सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ईवीएम से बेईमानी हो रही है। उसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी यह बात उठाती रही कि ईवीएम से बेईमानी होती है। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी चीजें स्पष्ट कर दी कि चुनाव आयोग कैसे बेईमानी करता है। एक एक घर से 50-50 वोट, एक एक आदमी का जो है कई कई जगह इन्वॉल्वमेंट, यहां तक कि एक लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है। एक विधानसभा में उसकी हार हो जाती है और इतनी हार हो जाती है कि जो उसकी लीड मिली होती है वो भी समाप्त हो जाती है और 1000-1500 वोट से जो है वो भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता है। इस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा किया। और यहां तक कि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा में 37 सीट पाई और सदन में खड़े होके अखिलेश यादव ने कहा कि हम 80 में 80 सीट भी जीत जाएं तो भी जो है हम ईवीएम को नहीं रखेंगे और ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, उसको हटा दें। मायावती जो है लगातार यह बात कहती रही, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज जब यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से सर्वे रिपोर्ट कुछ आते हैं, एग्जिट पोल कुछ आते हैं और रिपोर्ट बदल जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है एक सभा में कहते हैं सारी व्यवस्था हो गई, चिंता मत करो, हमारी सरकार है। शरद पवार एनसीपी के नेता, उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिले और 288 सीट महाराष्ट्र में है, उसमें से 160 सीट देने की बात कही कि 160 सीट हम आपको जिता देंगे। शरद पवार जी का दावा है कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग जो है इस तरीके से नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पर उनको भरोसा था। और नतीजा क्या हुआ कि महाराष्ट्र का हर सर्वे, हर एग्जिट पोल कहता था कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, और हुआ एक, इंडिया गठबंधन हार गया, जबकि लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया था। चलिए, हालांकि ये पूरी दुनिया में अब यह चीज तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन से किस तरीके से संस्थागत बेईमानी हो जाती है। संस्थागत बेईमानी कि वोटर कार्ड देना, वोटर हटा देना और ऐसे वोटरों को हटाना जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, ये सारी चीजें क्या दिखाती? इन सारी चीजों से यही स्पष्ट होता है कि ये एक संस्थागत बेईमानी हो रही है, जिसकी आवाज राहुल गांधी ने बुलंद किया। लेकिन इसके पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2017 में ही बुलंद किया था। यहां तक कि बसपा के नेताओं ने जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर जो है, विधानसभा स्तर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन भी दिया था। लेकिन आज की तारीख में मायावती की एक एक कही बात जो है वो सच साबित हो रही है। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर। अभी पिछले दिनों मायावती ने कहा कि जो है उनकी पार्टी ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है, ना तो एनडीए गठबंधन के साथ है। भाजपा के साथ सहयोग की बात कह करके मीडिया जो है ये घिनौनी हरकत कर रही है और भ्रम फैला रही है, उसको माफी मांगना चाहिए। हालांकि चैनल ने माफी नहीं मांगा, या हो सकता है अपने थंबनेल में वो सुधार किया हो, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन मायावती के इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी जो है खुश है। अब बताइए,
मायावती अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं, या एनडीए में नहीं जाती हैं, या इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो आखिर भाजपा क्यों खुश है? मायावती की सियासत को जो नहीं समझते हैं वे लोग खुश हो सकते हैं। मायावती को पता है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे तमाम लोग पीड़ित हैं। उसमें जो है कहा जाता है कि भेदभाव और तरह तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, एक लेटर भी जारी होगा। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि जो बसपा का, बहुजन समाज का वोटर है, वो कहीं न कहीं पीड़ित है। उसके ऊपर जो है आए दिन अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। मायावती को यह भी पता है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ भी भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, ये सर्वविदित है। यहां तो जज बोल देते हैं कि बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा। तो जब अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुटकर ये अपनी सरकार नहीं बना सकता, ये मायावती जानती हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि जब उन्होंने 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, 100% अल्पसंख्यक समाज का वोट सपा और बसपा गठबंधन को मिला था। तब भी सपा बसपा गठबंधन पूर्ण बहुमत नहीं पाई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उनको ये बात पता है कि जो है समाजवादी पार्टी, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला। अपनी रणनीति को बदलकर वो बार बार पीडीए का नाम लेती है। पीडीए में मुख्य फोकस उसका पिछड़ा समाज पर है। पिछड़े समाज में भी गैर यादव बैकवर्ड को ज्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। और गैर यादव बैकवर्ड समाज में कुछ समाज ऐसे हैं, अगर उनके समाज का कोई प्रत्याशी होता है तो पूरा समाज जो वोटिंग कर जाता है। जैसा कि देखा गया है कि पटेल समाज से ढेर सारे जो है प्रत्याशी सांसद पद के लिए सपा ने उतारे और 7-8 प्रत्याशी जो है चुनाव भी जीते। इसी तरीके से निषाद समाज, इसी तरीके से कुशवाहा समाज, साक समाज, सैनी समाज। तो गैर यादव पिछड़ों को ज्यादा अपने साथ जोड़ने का एक फार्मूला अखिलेश यादव ने तैयार किया, जिसके तहत टिकट जो है गैर यादव पिछड़े जो अन्य हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिया जाए। अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो है अखिलेश यादव ने यह रणनीति बनाई कि जहां अल्पसंख्यक समाज का जो है टिकटार्थी होता है या प्रत्याशी होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है, हिंदुत्ववादी राजनीति करने लगती है। ऐसी संख्या में अभी अल्पसंख्यक समाज को त्याग करना चाहिए और अल्पसंख्यक समाज से कम नेताओं को टिकट देने का जो है अखिलेश यादव ने फार्मूला तैयार किया। और दलित समाज के लिए उन्होंने अच्छा प्रयोग किया कि सामान्य सीट पर भी जो है वो दलित समाज से जब प्रत्याशी उतरेगा तो यम वाइज समीकरण के साथ साथ दलित समाज का टोटल वोट उसको मिल सकता है और सत्ता हासिल की जा सकती है। ये गणित जो है अखिलेश यादव ने लगाया। अब मायावती की राजनीति की बात कर लें। मायावती ने तो सीधे कह दिया कि ना तो हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ना तो हम जो है क्या कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे। इसलिए मीडिया वाले ऐसी कोई अनर्गल बातें न करें। आपको याद है मायावती कब क्या फैसला कर लें यह कोई नहीं जानता। यह बहुत सरप्राइजिंग होता है। और अभी तो चुनाव में 2 साल है। अभी तो मायावती यह देख रही हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो तीनों प्लान, पहला प्लान पिछड़ा दलित को जोड़ने का, दूसरा प्लान दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का, और तीसरा प्लान जो है दलित और सामान्य समाज को जोड़ने का, ये तीनों जो है प्रक्रियागत में है। ये तीनों फेज जिस दिन कंप्लीट होंगे उस दिन बसपा अपनी समीक्षा करेगी कि उसकी क्या जो है पहुंच बन पा रही है। उसके बाद कोई फैसला होना है। लेकिन अभी से कयासबाजी का बाजार अगर गर्म होता है तो तमाम विरोधी तमाम तरह से सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि पहले से गठबंधन का ऐलान करने से लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। पहले से गठबंधन का ऐलान करने से हर जो है विधानसभा सीटों पर या लोकसभा सीटों पर
तमाम प्रत्याशी सक्रिय हो जाते हैं, वो मेहनत करने लगते हैं, पार्टी उस पर दावेदारी करने लगती है और पार्टी मजबूत होती है। लेकिन घोषित हो जाने पर तमाम नुकसान ये होने लगते हैं कि षड्यंत्र होने लगता है। तो कुल मिला के मायावती की गेम को समझना इतना आसान नहीं है। अब भाजपा खुश हो, भाजपा इसलिए खुश हो रही है कि बहन जी जो भी वोट काटेंगे, बहन जी का प्रत्याशी जो भी वोट काटेगा, उससे जो है इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। लेकिन वोटर आज की तारीख में बहुत ही समझदार हो गए। वोटर को ये लगने लगता है, चाहे मीडिया के माध्यम से लगने लगे, चाहे और अन्य तरीकों से लगने लगे, उसको यह समझ में आ जाता है कि उसका प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है या जो है नहीं जीत रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ ये हमेशा से रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीतता हुआ बहुजन समाज का वोटर नहीं देखेगा तो वह जो है जीतते हुए प्रत्याशी के साथ जा सकता है। यह बहुजन समाज पार्टी को चिंता है। और जीतता हुआ प्रत्याशी वो सपा का भी हो सकता है, अधिकतर तो सपा के साथ ही जाएगा, नहीं तो फिर जो है किसी मजबूरी में या किसी और वजह से जो है वो भाजपा के साथ जा सकता है। और इसका बड़ा नुकसान भी हुआ बहुजन समाज पार्टी को। 2017 में कम सीटें मिली, फिर उसके बाद जो है 2022 विधानसभा में तो एक ही विधायक रह गया, और इसी तरीके से 2014 में तो एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा की। 19 में तो गठबंधन करके 10 मिली, फिर आप देखिए 24 में एक भी सीट जो है लोकसभा की नहीं मिली। तो ना गठबंधन करने से ये नुकसान तो बसपा को है, बसपा देख भी रही है। लेकिन बसपा को उम्मीद है, मायावती को यह उम्मीद है कि जो है बहुत 100% वोट देने के बाद, 6-7 दलों से गठबंधन करने के बाद 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। यहाँ तक कि समाजवादी खुद 48 से 111 सीट पर रह गई और जो है वो बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भाजपा को मात दे पाएगी? जिस दिन अल्पसंख्यक समाज और तमाम जो है लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को लगा कि सपा को वोट देने के बाद भी सपा जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है और भाजपा जो है उसके बदले सत्ता में, क्योंकि यहाँ एक चीज ये होता है, मीडिया दिखाती है कि सपा और भाजपा में लड़ाई, सपा और भाजपा में लड़ाई, तो सामान्य वर्ग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सामान्य वर्ग से मेरा तात्पर्य है कि आम मतदाता जो है वो सोचता है कि यार सपा की सत्ता से तो बेहतर भाजपा की सत्ता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि सपा के कुछ कार्यकर्ता, पता नहीं वो सपा के हैं कि नहीं है, पता नहीं सपा के नेता उनको प्रशिक्षण देते हैं कि नहीं देते हैं, वे अगाहें बगाहें कुछ ऐसी घटना कर जाते हैं जिसको मीडिया ज़्यादा दिखा भी देती है, कर जाते हैं कि समाज में एक डर पैदा हो जाता है। जहाँ दो ही विकल्प रहते हैं, समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ जो है जो कमिटेड वोटर नहीं है वे जो है बीजेपी को विकल्प चुन लेते हैं। लेकिन अगर बसपा मजबूत रहे तो वे बसपा को विकल्प चुनेंगे, क्योंकि बसपा के शासनकाल में काम होते थे, बिना पैसे के काम होते थे, टाइमली काम होते थे। और मायावती का कानून व्यवस्था तो जानते ही हैं, वो तो अपने घर से भी जो है लोगों को गिरफ्तार करवा देती थी जो अवैध रूप से वांछित होते थे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत ये बदली है कि जैसे मायावती ने ऐलान किया कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे ना एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगी, कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है। चलो अब तो वहीं जो अकेले लड़िए, समाजवादी पार्टी को वोट कटिए और हम जो उन्हें फिर 27 में जीत गया। लेकिन बसपा अध्यक्ष का समझब इतना आसान नहीं ना। बसपा अध्यक्ष खुद कुछ दलों के साथ गठबंधन कर सकती हैं देर या सवेर। हालांकि उन्होंने अभी ऐलान किया है कि उनका किसी से संबंध नहीं है और इंडिया और एनडीए को छोड़ने के बाद भी अन्य दलों से भी किसी ग्रुप से कोई जो है गठबंधन का वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज को बिखरने से रोकना है, बहुजन समाज को एकजुट करना है और सत्ता प्राप्त करके सामाजिक परिवर्तन करना है। वो कैसे होगा?
वो तो बिना सत्ता पाए होगा नहीं। और ऐसे ही अगर जो है ये भी साल बीता तो ऐसी स्थिति में तो फिर सारे वोटर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी पार्टियों में, फिर लाख बुलाने के बाद वो आएंगे नहीं, पार्टी के पास वो ऊर्जा नहीं बचेगी। जैसे आज भी ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा से कमी से तात्पर्य कि बड़े बड़े नेता नहीं है पूरे मंडल में। देख डालिए तो एक भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक जो है वो पार्टी के साथ नहीं है। तो जब तक बड़े नेता नहीं रहते हैं तब तक जनता इससे नहीं चली जाती। और लगातार मीडिया जो है बसपा के खिलाफ निगेटिव माहौल बनाने में जुटा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता को ऐसे ही जाने देगी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने सोचा है कि उसको किंग मेकर बनना ही है, सत्ता की चाबी अपने पास रखनी है। इसके लिए अभी बसपा के पास बहुत छोटे छोटे विकल्प हैं जो बड़ा काम कर सकते हैं। कम सीटों पर समझौता हो सकता है उनका और ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे दल हैं उत्तर प्रदेश में जो ना तो भाजपा के साथ जा सकते हैं ना तो जो है सपा के साथ जा सकते हैं, वे बसपा के साथ आ सकते हैं। बिहार चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद आकाश आनंद की रणनीति आप देखिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए, सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए बसपा काम करेगी। और अभी बहुजन समाज पार्टी इसलिए जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी बहुत समय है। अभी पत्ते खोल देने से क्या मतलब है, ज़्यादा एनर्जी खत्म होगी और वो अपनी एनर्जी जो है वो समाज में पार्टी को मजबूत करने में लगा रही है। मेरे सूत्रों ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो है लगातार जो है बूथ स्तर पर काम कर रही है, उसके कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अभी चुनाव आने दीजिए या और थोड़ा सा नज़दीक आने दीजिए, अभी कोई ऐलान होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि बसपा की क्या रणनीति है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और 2027 उनके लिए आसान हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है। मायावती की राजनीति समझ जाए हर कोई, ये उसकी बस की बात नहीं। मजी हुई नेता है, 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और उन्होंने अपना कद, अपना स्टेटस मेंटेन बना के रखा है। न ज़्यादा बोलती हैं, न ज़्यादा किसी से बात करती हैं, न अनर्गल जो है बयानबाजी करती हैं। वो सटीक और सही बात बोलती हैं, टॉपिक से हट के कोई बात नहीं करती हैं। तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं उस पर जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देती हैं। और यहाँ तो तमाम नेता जो है खाली मीडिया में बने रहने के लिए किसी बात पर भी बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं कि ताकि वो मीडिया में बने रहें, मीडिया उनको जो है हाईलाइट करती रहे। लेकिन नहीं, मायावती ने जो अपना स्टेटस मेंटेन किया है, जिसकी वजह से उनका समाज में सम्मान भी बहुत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा और देखते रहिए आप एमटी टॉक्स शो। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।